वेलकम बैक टू द इंग्लिश गुरु चैनल। बच्चों, आज की हमारी पोएम है द लास्ट बार्गेन और ये क्लास 8 की बुक हनी ड्यू से हमने ली है और इसके पोइट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ये पोएम है एक बच्चे की और एक पोइट की बीच की आपस की एग्रीमेंट की कि उनके बीच में क्या बात होती है और क्या वो बार्गेन करते हैं। बार्गेन होता है जब हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए बहस करते हैं कि तोल मोल करते हैं, दैट इज़ बार्गेन। तो आइए पढ़ते हैं पोएम द लास्ट बार्गेन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन एक तरह का समझौता होता है जिसमें दोनों पार्टीज, लेने वाला और देने वाला, प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। Someone is looking for work waiting to be hired। इस पोएम में कोई है जो काम करना चाह रहा है और वो इंतज़ार में है कि कोई उसे हायर कर ले। He strikes bargain but thinks it worthless। तो वो एक तोल मोल करता है, बार्गेन करता है, पर वो उसे बेकार लगती हैं। He tries twice again but doesn't like either। उसके बाद वो फिर दो और लोगों से वो कोशिश करता है एग्रीमेंट करने की, बार्गेन करने की, पर वो भी उसे पसंद नहीं आती हैं। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। और अंत में जब वो लास्ट बार्गेन करता है और जब उसे हायर कर लिया जाता है, उसके बदले उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो हैप्पी है, बहुत खुश है, और इससे पहले वो इतना खुश कभी नहीं हुआ था। What is the bargain and why is it the best? तो ये बार्गेन क्या है, ये तोल मोल क्या है और वो उसके लिए बेस्ट क्यों है, तो ये हम इस पोएम में पढ़ते हैं। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road। Come and hire me, वो आवाज़ लगा रहा है, चिल्ला रहा है कि आओ और मुझे हायर कर लो, मुझे काम पे रख लो। While in the morning I was walking on the stone paved road। जब मैं सुबह प्रातःकाल के समय पथरीले मार्ग पर जा रहा था, तो वो चाह रहा था कि कोई उसे हायर कर ले, कोई उसे काम के लिए रख ले, उसे खरीद ले। Sword in hand the king came in his chariot। तो राजा जो था वो अपने घोड़ा गाड़ी में बैठकर आया और उसके हाथ में तलवार है। He held my hand and said I'll hire you with my power। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा मैं तुम्हें अपनी शक्ति से खरीद लूँगा। वो जो स्वॉर्ड है वो शक्ति का प्रतीक है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति के बल पर खरीद लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। पर उसकी जो पावर थी, उसकी जो शक्ति थी, वो बेकार थी, वो किसी गिनती में नहीं थी। यानी कि पोएट उसकी शक्ति से इम्प्रेस नहीं हुआ और राजा वहाँ से चला गया, यानी कि राजा उसे हायर नहीं कर पाया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। अब दिन का समय है, पहले सुबह की बात थी, अब मिड डे हो गया, यानी दोपहर का समय है। सारे घर जो हैं वो उनके दरवाजे बंद हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन। तो मैं गली में तपती दोपहर में घूम रहा था। वॉन्डर्ड होता है जब बिना काम के हम घूमते हैं। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। फिर एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक सोने से भरा हुआ बैग लेकर बाहर आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी। उसने सोचा, पॉन्डर्ड होता है सोचना, और फिर बोला मैं तुम्हें अपने धन से या अपने धन के बल पर मैं तुम्हें खरीद लूँगा। He weighed his coin one by one, but I turned away। तो वो मुझे सोने के सिक्के, he weighed his coins one by one, दिखा रहा है मुझे कि इतना धन है मेरे पास, लेकिन turned away होता है refused to accept। पर मैंने उसकी इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने उनकी उस ऑफ़र को ठुकरा दिया कि वो मुझे सिक्कों से अपने धन के बल पर वो नहीं खरीद सकता। It was evening, the garden hedge was all a flower। अब शाम हो गई है, शाम का समय हुआ
जो बगीचा था, बाग की झाड़ियाँ थी, वो सब फूलों से लदी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद ए स्माइल। एक खूबसूरत सी सुंदर युवती वो आई और वो बोली, मैं तुम्हें अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कान से खरीद लूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। तो पर उसकी जो स्माइल थी, उसकी मुस्कान, वो मुरझाकर उसके आंसुओं में बह गई और वो भी वहाँ से चली गई अकेली ही अंधेरे में, यानी कि वो भी पोएट को हायर नहीं कर पाई। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। तो अब जो सन है वो मतलब रेत के ऊपर उनकी सन की जो है लाइट पड़ने से बहुत चमक आ रही है और जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत चमकीली लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और वहाँ पर एक बच्चा जो है वो खेल रहा है। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स। एक बच्चा, शेल्स होते हैं जो खाली मतलब सीपियों के बने होते हैं शेल्स, वो उनसे वो बच्चा सागर तट पर खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड। उसने अपना सिर उठाया मानो मुझे जानता हो और फिर बोला, आई हायर यू विद नथिंग। मैं तुम्हें मुफ्त में ख़रीदता हूँ। आई हायर यू विद नथिंग मतलब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें मुफ्त में हायर करता हूँ। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। और इस प्रकार कवि सहमत हो गया और उनके बीच में सहमति हो गई। तो इस तरह से जो बार्गेन थी, बच्चे ने खेल खेल में मुझे एक आज़ाद व्यक्ति बना दिया, यानी उसकी आज़ादी उसे वापस मिल गई। अब उसे किसी के धन दौलत की, किसी की मुरझाई हुई मुस्कान की कोई ज़रूरत नहीं थी। बच्चे ने उसे आज़ाद कर दिया था क्योंकि उसने उसे बिना कुछ दिए, बिना तोल मोल किए खरीद लिया था अपनी मुस्कान से। बच्चों, ये पोएम थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? द स्पीकर इन द पोएम इज़ द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपने लिखना है। द किंग sword in hand suggests wealth, power और more power than wealth। राजा के हाथ में जो तलवार है वो क्या बताती है, क्या शो करती है, क्या सुझाती है? संपत्ति, शक्ति या संपत्ति से अधिक शक्ति। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, राजा के हाथ में जो तलवार है वो उसकी शक्ति को दर्शाती है। तो हमने इसका उत्तर नंबर 2 जो है पावर, वो लिखना है। तो आप लिखोगे द किंग sword in hand suggests power। Third question is, the old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? Turn down means refused to accept। बूढ़े आदमी ने स्पीकर को, मतलब वक्ता को, बहुत सा धन देने का प्रस्ताव रखा, पर कवि ने या वक्ता ने उसका ये प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? The speaker or the poet turned down the offer because he could not find happiness and freedom in money। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। अब आपने पोएम से वो लाइनें चूज करनी हैं जो आपको इन लाइन जो लिखी हुई है यहाँ पे 2-2 लाइनें, वो इसका मतलब आना चाहिए। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर। मतलब इसको आपने सोचना है कि कौन सी लाइन इसमें आएगी। तो आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर, इसमें आप लिखेंगे आई हायर यू विद नथिंग। ये इसको एक्सप्लेन करती है। सेकेंड इज हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज। इसमें आप लिखेंगे वो लेडी, जो वो मेड आई थी, ब्यूटीफुल गर्ल विद अ स्माइल ऑन हर फेस। तो हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, यहाँ पर ये लाइन इसको एक्सप्लेन कर रही है। थर्ड इज द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। इसमें आप लिखेंगे बट हिज पावर वॉज काउंटेड फॉर नॉट।
Last question is, how did the speaker feel after talking to the child on the beach? मतलब बीच पर, सागर तट पर बच्चे से बातें करने के बाद वक्ता को या कवि को कैसा महसूस हुआ? तो अब इसमें लिखेंगे, The speaker felt happy and satisfied after talking to the child on the beach. तो बच्चों, ये थी आपकी पोएम द लास्ट बार्गेन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने इसको रिवाइज़ कर लेना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके आपने उनके मीनिंग डिक्शनरी से ढूंढने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल इंग्लिश गुरु को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे आई विल टेक योर लीव। Do take care of yourself and study hard. Bye bye. Have a nice time.